औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जी आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का जो टॉपिक करेंगे वो है 10.3 साल्ट्स। इससे पहले हमने देखा कि एसिड क्या चीज़ थी, बेस क्या चीज़ थी। इसके ऊपर हमने आर्हेनियस का एसिड और बेस के ऊपर कॉन्सेप्ट देखा। फिर हमने ब्रोंस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट देखा। फिर हमने लीवस का कॉन्सेप्ट देखा एसिड और बेस के ऊपर। फिर हमने इसके ऊपर पीएच के ऊपर इसकी स्टडी की कि पीएच किसकी क्या होती है, और साथ साथ हमने एसिड और बेस की फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। तो आज हम देखेंगे कि साल्ट्स क्या चीज़ होती है। तो इससे पहले कोई 3-4 बातें आपको बताऊंगा, वो आपने अच्छी तरह याद रखनी है, और साथ साथ वो बातों को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि जो साल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। साल्ट क्या आते हैं हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 में इसे देखा होगा। तो इंशाल्लाह मैं इसका नीचे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप आयनिक कंपाउंड को वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आयनिक कंपाउंड को मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास किसी भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको टोटली डोनेट करने से और दूसरे के टोटली एक्सेप्ट करने की वजह से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया, सोडियम का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक होगा। इसी तरह हम ले लेते हैं क्लोरीन का, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लेकिन सोडियम का इनर जो शेल है वो ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, जो इनर शेल है वो कंप्लीट है। ठीक हो गया। लेकिन इसका जो वैलेंस शेल है वो अनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक हो गया। तो अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन का एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह जो हमारे पास आयन बने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के कंबाइन होने से जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो ये होगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, सॉल्ट एक बन जाएगा। तो ये आयनिक कंपाउंड के उत्तर होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो साल्ट है इसके अंदर क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड मौजूद होंगे। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन को हमने पहले भी देखा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है हमारे पास, कि कोई भी हमारे पास एसिड और बेस है, इन दोनों को रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे एग्जांपल ये हमारे पास। ठीक हो गया। जैसे कि HCl हमारे पास एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है। अब इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस हुई है वो है सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक हो गया। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव हाइड्रोक्सल के नेगेटिव के साथ अटैच होने से क्या बना देगा, हमारे पास वाटर बना देगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सोडियम जो है, सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरह यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एसिड भी हमारे पास मौजूद हो और बेस हो, और रिएक्शन करने के बाद एसिड की जो एसिडिटी है वो टोटली खत्म हो जाए और बेस की जो बेसिटी है यानी कि वो भी खत्म हो जाए, और इन दोनों के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो सॉल्ट बनती है और वाटर बनता है, और ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। ठीक हो गया। तो न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। ठीक हो गया, चार्ज नहीं होते। जैसे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इनके ऊपर चार्ज डोनेट और एक्सेप्ट करने की वजह से आए थे, तो इस तरह इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। ठीक हो गया। अब इसी वजह से क्या होता है, ये इनके ऊपर जो लिटमस पेपर होता है हमारे पास उसका भी कोई असर नहीं होता, वहां पे भी ये न्यूट्रल आते हैं। तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक हो गया। न्यूट्रल से वर्ड निकला हुआ है न्यूट्रलाइज। के अंदर एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है, बेस की बेसिडिटी खत्म हो जाती है, और रिजल्ट में हमारे पास एक सॉल्ट और एक वाटर बन जाता है। ठीक हो गया। अगर हम इस पूरी बात को समराइज करें, इनकी जो अपनी 2 बातें अभी तक की हैं हमने, इन दोनों बातों को समराइज करें तो साल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक हो गया। और जनरली ये क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होते हैं एसिड और जो बेस होते हैं, बेस और एसिड के साथ ये क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं और नतीजे में ये सॉल्ट बनाते हैं। और याद रखिएगा ये आयनिक कंपाउंड में होता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड के अंदर ये होता है सॉल्ट। ठीक हो गया।
ये होगी दो बातें। अब हम करते हैं तीसरी बात जी। अब आपको ये दोबारा एक साइन नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो ये प्रोडक्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना है, इसके ऊपर आयंस होंगे। आयंस का मतलब हमारे पास कैटायन होंगे और एनायन होंगे, ठीक हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं, ये रहे कैटायन और ये एनायन हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो सोडियम है, ये कौन सा कैटायन होगा? पॉजिटिव, ठीक है। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन होता है ये। तो सोडियम हमारे पास क्या होंगे? कैटायन, और क्लोरीन हमारे पास क्या होंगे? एनायन, जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव आयन होता है, ठीक हो गया। अब आपको ये बात समझ लगी कि जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा, जो सॉल्ट बना है, इसके अंदर आयंस मौजूद हैं। आयंस यानी कि कैटायन मौजूद है और एनायन मौजूद है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन मौजूद है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन मौजूद है। अब यहाँ से एक बात ध्यान से देखनी है कि ये सोडियम जो है, ये जो मेटल है हमारे पास, ग्रुप 1 से ताल्लुक रखते हैं, ठीक हो गया। ये मेटल्स हैं हमारे पास। अब ये जो मेटल्स हैं हमारे पास, ये हम आएंगे, हमारे जो कैटायन है यानी कि जो मेटल है, ये किससे आएंगे? हमारे पास बेस से आएंगे। ये सोडियम जो है हमारे पास, ये सोडियम जो आयन है हमारे पास, कैटायन जो है हमारे पास, ये कहाँ से हमें हासिल होंगे? बेस से हासिल होंगे। और जो क्लोरीन है, ये हमें हासिल होंगे एसिड से, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास रिजल्ट में सॉल्ट बना है, ठीक हो, सोडियम क्लोराइड, इसमें जो कैटायन वाला पार्ट है, यानी कि ये सोडियम जो मेटल्स है हमारे पास, वो कैटायन है, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे बेस से, ठीक हो गया। और इसी तरह जो क्लोरीन है यानी कि जो क्लोराइड है, जो हमारे पास अनायन है, अनायन हमें कहाँ से हासिल होंगे? एसिड से, एसिड से हमें हासिल होंगे, ठीक हो गया। अगर हम इस याद आने के लिए आपने इसको अच्छी तरह याद रखना, तो एक बात याद रखिएगा, ये देखिए एसिड और अनायन, डबल ए, डबल ए आ जाएगा, तो याद रखना कि एनायन कहाँ से आएंगे? एसिड से आएंगे। तो डबल ए याद रखने के लिए एक छोटा सा हिंट है, अगर आप करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, डबल ए यानी कि एनायन एसिड, ठीक हो गया। तो इस तरह जो हमारे पास जो एक सॉल्ट होता है, यानी कि जो रिजल्ट बनता है, उसके ऊपर कैटायंस और एनायंस आयंस बने हुए होते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करने से और एक्सेप्ट करने की वजह से होता है, ठीक हो गया। लेकिन ये हमारे पास कैटायन है, ठीक हो, कैटायन और एनायन। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो साल्ट के हमारे पास रिप्रेजेंट करने के ये 4 तरीके हैं, ठीक है। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड और फास्फेट, ये हमारे पास साल्ट को रिप्रेजेंट करने के कुछ 4 तरीके हैं, यानी कि 4 किस्म के हमारे पास साल्ट मौजूद होते हैं। अब ये साल्ट जब भी स्पेशली इन एसिड्स के साथ, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4, यानी कि ये वो हमने इस चीज़ को हमने पहले भी एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, यानी कि एसिड वाले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोबारा कर देते हैं कि ये जो हमारे सॉल्ट्स, आप ये सॉल्ट्स जो आपको नजर है, 4 किस्म के सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, इन 4 फॉर्म्स होते हैं। और ये चारों की चारों फॉर्म्स हमारे पास कहाँ से आती है? वो इन 4 जो एसिड है, इनसे हमें क्या आती है? हासिल होती है, ठीक हो गया। यानी कि H2SO4 से हमारे पास सल्फेट वाले बनेंगे, ठीक हो गया। HNO3 से हमारे पास नाइट्रेट वाले एसिड साल्ट बनेंगे, HCl से हमारे पास क्लोराइड वाले साल्ट बनेंगे, और H3PO4 से हमारे पास फास्फेट वाले जो साल्ट होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक हो गया। अगर एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास जो किस्म का साल्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारे पास सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब आपको यहाँ से नाम से वाज़ेह हो रहा है कि मैं पहले एक मेटल का नेम बोल रहा हूँ और फिर एसिड के अंदर मौजूद जो साल्ट की प्रॉपर्टी है उसका नेम बोल रहा हूँ, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। तो यानी कि आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि हम पहले मेटल्स का नेम लेंगे, उसके बाद एसिड के अंदर मौजूद जो साल्ट की प्रॉपर्टी है, जैसे कि SO4, N3Cl, PO4 का नाम बोल रहे हैं, ठीक हो गया। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक हो गया। इस तरह, जैसे कि आप छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे कि सारे मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब जैसे कि सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम जो मेटल है, जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? पोटाशियम नाइट्रेट। जब जिंक किसी एसिड के साथ, जिंक जो मेटल है वो हमारे एसिड के साथ करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, ठीक होगा। तो यानी कि पहले मेटल का नेम आएगा, फिर हमारे पास उस साल्ट का नेम आएगा, ठीक होगा, जो कि हमारे पास 4 के साल्ट होते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड और फास्फेट, ठीक होगा। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, ठीक होगा। तो जहां पे भी आपको एंड पे ये नजर आ जाएगा तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो हमारा साल्ट है किस किस्म के एसिड से आया हुआ है,
ठीक हो गया। अगर SO4 है तो आप अंदाजा लगा लें कि ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया हुआ है, अगर NO3 है तो नाइट्रिक, इसी तरह सो ऑन। ठीक हो गया। तो आपने इस चीज को क्या करना है, याद रखना है कि पहले हमेशा हमारे पास मेटल का नेम आएगा, फिर हमारे पास एसिड का नेम आएगा। ठीक हो गया। और ये 4 किस्म के हमारे पास ये साल्ट्स प्रेजेंस होते हैं। जी, आगे हम कुछ बात कर लेते हैं साल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक हो गया। कुछ बातें अभी हम पहले कर चुके हुए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अब जो साल्ट है ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। हमने 4 बातें इसके अंदर डिस्कस की थी। अब उन्हीं 4 बातों की हमारे पास जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज निकली है साल्ट की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ रही है कि ये साल्ट और जो हमारे पास होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है। ये हम अभी देख चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड होता है, पहला पॉइंट भी हमारा यही था। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे पास क्या आती है, इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप को इस तरह अरेंज करके रखा होता है कि यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली आते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए मैं आपको लास्ट पे एक डायग्राम भी दिखाऊंगा क्रिस्टलाइन फॉर्म की। ठीक हो गया। तो वहां पे आपको ये पॉइंट मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये आयंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव उनके बहुत ज़्यादा अंदर आयंस क्रिएट हो जाते हैं, और आयंस क्रिएट होने की वजह से ये बड़ा स्ट्रांगली यानी कि अपने आप को बॉन्ड बना लेता है, कंपाउंड बड़ा स्ट्रांगली बन जाता है। स्ट्रांग होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखी हुई है। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ होती है, पहले तो मैं आपको ये डिस्कस करवा देता हूँ। हमारे पास जो होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिक्स वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। हर साल्ट का ये अपना अपना होता है। ठीक हो गया। हर साल्ट के ये अपने अलग-अलग होते हैं, और इसको हमेशा फार्मूले के साथ लिखा जाता है, जैसे कि आपको एग्जांपल के अंदर ये नजर भी आ रहा है। ठीक हो गया। कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 के साथ डॉट 5H2O लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ 2H लिखा है। तो हर एक वाटर की ये अपनी अलग-अलग होती है, और ये फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? ये उसकी शेप बनाने के लिए होते हैं। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे कि ये डायग्राम है। ठीक है। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर बना हुआ, और ये इसके 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक हो। तो ये उसके क्या करते हैं, उसकी शेप बनाने के लिए भी यूज होते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज होती हैं, जैसे कि इसके एक के दरमियान हमारे 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंस हैं। ठीक हो गया। तो और इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि हर साल्ट के केमिकल फार्मूले के साथ इनकी वैल्यूज को डॉट लगा के आगे लिखा जाता है। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज आपने अच्छी तरह याद कर लें। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। और ये केमिकल जो फार्मूला, जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला था वो तो हमारे पास CuSO4 होता है। लेकिन अब चूंकि हम इसके अंदर वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन लगा रहे हैं, तो उसके साथ हमें वाटर की वो मिकदार लिखनी पड़ेगी कि उसके इर्द गिर्द कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स हैं। और याद रखिए ये फिक्स्ड होती हैं। ठीक हो गया। ये वेरी नहीं करती। यानी कि हर सल्फेट यानी कि हर सॉल्ट की अपनी अलग-अलग होती है। किसी की 2 होगी, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5। तो जिसकी जितनी होगी वो उसके साथ फिक्स्ड होगी। ठीक हो गया। जैसे कि आपको ये 5 दिखा दिया। ठीक हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं अपने 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट की, कि इसके अंदर क्या कहता है कि जो साल्ट कहते हैं नेचुरल कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। अब न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस हैं वो सेम हो। आयन से हमारे पास एनायन और केटाइन सेम हो, यानी कि अगर एक केटाइन है तो जरूरी नहीं कि जो एनायन है वो भी एक हो। एनायन 2 हो सकते हैं, एनायन 3 हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक हो। आयंस यानी कि केटाइंस और एनायंस, ठीक हो, ये दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी ऊपर हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल की थी, और मैंने कहा था कि जैसे सोडियम क्लोराइड के में से सोडियम हमारे पास केटाइन और क्लोरीन जो हमारे पास वो एनायन है। तो अब ये दोनों की तादाद का एनायन और केटाइन का सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज यानी कि जैसे कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया, वो चीज का सेम होना बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ने डोनेट किया तो दूसरा सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ये ना हो कि वो एक 2 डोनेट कर रहा है तो 2 उसके पास ऑलरेडी कहीं से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि चार्ज उनका सेम होना चाहिए, ये शर्त है, ये कंडीशन है। एनायन और कैटायन सेम हो या ना हो इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन जिस चीज से वो बन रहा है उसके जो हमारे पास चार्जेस हैं वो सेम होना जरूरी है। ठीक होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब जैसे कि क्रिस्टलाइन की हम बात कर रहे थे, ये फॉर्म है हमारे पास। ठीक है। जैसे कि आपको ये क्लोरीन का आपको नजर आ रहा है, ये जो रेड आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे
पास सोडियम क्या है। अब देखें इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी, तो इस फॉर्म में बॉन्ड बनता है, यानी कि ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह स्ट्रक्चर में बना होता है, यानी कि ये इतने पॉजिटिव और नेगेटिव इतने आयंस बने होते हैं और ये बड़े स्ट्रांगली बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होती है, जिसके अंदर अगर आप सॉल्ट को निकालो तो आपको डिफरेंट उसकी शेप्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, डायमंड लाइक का। ठीक है, तो वो हमारे पास जो शेप्स होती है वो क्रिस्टलाइन शेप्स होती हैं और ये आपस में बड़े स्ट्रांगली बॉन्ड बना लेते हैं, क्यों? उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव जो आयन होते हैं, यानी कि जो चार्जेस या आयन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि साल्ट क्या चीज होती है। साल्ट से रिलेटेड हमने 4 बातें की हैं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज भी देखी है साल्ट की, जो कि हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा टॉपिक। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर मिल जाएगा, अगर आपने पूछना है ये। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या जो लेक्चर है वो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।